तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ फ्रीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद ही आप पार्ट 2 देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप नए हो और आपने पहली बार ये चैनल डिस्कवर किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि डार्क कंटेंट से जुड़ी हर एक चीज़ इस चैनल पर आती रहती है। तो शुरू करते हैं। जिसके बाद जेब मियामी के बीच पे काम पर लग गया था, जहाँ पर वह हफ्ते के 7 दिन काम करता था और पूरे पैसे बस शराब में उड़ाता था। वहाँ पर जेब की मुलाकात जूली नाम की लड़की से हुई। जेब की लाइफ में वह पहली एक लड़की थी जो लंबे समय तक उसकी दोस्त बनी रही। जूली इलीगल काम करती थी और जेब के साथ वह बस एक शर्त पर थी कि जेब को उसके साथ शादी करके उसे यूएस सिटीजन बनना था। कुछ दिनों बाद जेब के सेविंग के पैसे खत्म हो गए और जेब को वह मोटेल जिसमें वह रह रहा था वो छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह अपना सारा सामान लेकर बीच पर ही रहने लगा। दिन भर काम करके वह रात में वही सो जाता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे ऐसी लाइफ से चिढ़ होने लगी और वो वापस अपने पेरेंट्स के पास ओहियो आ गया। लियोनल और शरी दोनों काम पर गए हुए थे। घर आने के बाद जेब यहाँ वहाँ देख रहा था। देखते देखते उसे वह ड्रेनेज पाइप दिखा जिसमें उसने स्टीवन के टुकड़े प्लास्टिक बैग में भरकर फेंके थे। जेब ने वो बैग्स वापस निकाल ली और घर के पीछे वाली पहाड़ी पर ले जाकर वो बैग्स खोल कर देखे। स्टीवन की डेथ को 3 साल बीत चुके थे, इसलिए उस बैग में स्टीवन की बस हड्डियाँ दिख रही थी। जेब ने वह हड्डियाँ बाहर निकाली और एक बड़े पत्थर से उसे फोड़ने लगा। जेब ये सब स्टीवन के सबूत मिटाने के लिए कर रहा था, लेकिन उसके मन में जो तस्वीरें थी उसको भी वो ऐसा करके मिटाने की कोशिश कर रहा था। जेब ने उन हड्डियों का चूरन होने तक उन्हें फोड़ता रहा, जिसके बाद उसने वह चूरन झाड़ियों में फेंक दिया। जब जेब के पेरेंट्स घर पर आए तो जेब को देखकर उन्हें कुछ भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि लियोनल जानता था कि जेब कोई भी काम पूरा नहीं करता है। अगर उसे आर्मी सुधार नहीं सकती है तो दुनिया की कोई भी चीज़ सुधार नहीं सकती है। जेब अपने पापा से हमेशा ही कोई ना कोई काम मांगता था जिससे वो बिजी रह सके, लेकिन घर आए उसे 2 हफ्ते ही हुए थे कि उसे एक होटल के पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने उस होटल में ज़्यादा शराब पीकर वेटरस को गाली दी थी। जब यह बात जेब के पेरेंट्स को पता चली तो वह काफ़ी अपसेट हुए और उन्होंने फैसला किया कि जेब को उसकी ग्रैंडमदर के पास छुड़ाना चाहिए। जेब की दादी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि जेब वहाँ रहकर उनके कामों में हेल्प करेगा। जेब उसकी दादी की बहुत रिस्पेक्ट करता था, वह उसको पसंद थी। जेब ने एक बार कहा था कि वह दुनिया की एक परफेक्ट दादी है। हम एक दूसरे को काम में मदद करते थे, खाना बनाने से लेकर गार्डन की सफाई तक सब कुछ। बस उनको मेरी एक चीज़ से दिक्कत थी। जब मैं आर्मी में था तो मुझे सिगरेट पीने की आदत लग गई थी और मैं दिन में एक पैकेट ख़त्म कर देता था और वह हमेशा मुझे घर के बाहर सिगरेट पीने के लिए बोलती थी। उन्हें उस धुएं से प्रॉब्लम थी और मैं भी उनकी बात मानता था। कुछ दिनों बाद उसे मिलावकी ब्लड प्लाज्मा सेंटर में हायर किया गया। जाहिर है वह मिलिट्री में एक सर्टिफाइड मेडिक था, इसीलिए वहाँ पर जेब को लोगों के ब्लड पाउच में भरने का काम करता था। उसके बाद जेब ने 357 स्नब नोज मैग्नम गन खरीदी। उसे आर्मी में शूटिंग करने का शौक लगा था, इसलिए उसने ये गन खरीदी थी। लेकिन एक बार जेब की दादी ने उसे ये गन चलाते देख लिया था, जिसके बाद वह बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। इसलिए जेब को वह गन 6 महीनों के लिए अपने पापा के पास देनी पड़ी। जब वो उस ब्लड सेंटर में काम करता था तब वो लोगों का खून निकालने के बाद उस हॉस्पिटल के टेरेस पर जाकर उसकी अजीब सी क्यूरियोसिटी के लिए उस खून को पीकर देखता था कि उसका टेस्ट कैसा होता है, लेकिन वो खून बाद में थूक देता था। ऐसा करके जेब सैतानिज्म को बढ़ावा देता था, क्योंकि जेब जो कर रहा था वो इंसानी हरकत तो बिल्कुल नहीं थी। 10 महीनों बाद उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया उसकी पुअर परफॉर्मेंस के कारण। लेकिन जेब के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी और वैसे भी वह उस काम से बहुत बोर हो गया था। 7 अगस्त 1982 में जेब को पब्लिक प्लेस में पेशाब करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया। जेब ने तब एक पब्लिक प्लेस में, जहाँ पर करीब 25 लोग खड़े थे जिसमें औरतें और बच्चे भी थे, उनके सामने पेशाब किया था, जिसके बाद उसे कई दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। जेल से छूटने के बाद जेब को उसकी दादी चर्च ले जाने लगी। उसको वह बाइबल पढ़ने के लिए कहती थी। इससे जेब अपने डार्क साइड से दूर जाने लगा था। वो अपनी दादी की बात मानता था और वह इसके लिए कोशिश तो कर ही रहा था। जेब अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा था, वो लोगों की हेल्प करने लगा था। लेकिन जेब एक बात से परेशान था कि बाइबल में होमोसेक्सुअल के बारे में पाप लिखा था और जेब तो एक होमोसेक्सुअल ही था, इसलिए वो दुविधा में था। लेकिन फिर भी जेब ने यह सब 2 सालों तक किया। बाद में जब जेब को अरेस्ट किया गया तब यह कंक्लूजन निकाला गया कि जेब खुद को कंट्रोल कर सकता है
14 जनवरी 1985 को जेप मिल्वॉकी में द एम्ब्रोसिया चॉकलेट फैक्ट्री में काम को लग गया। वहाँ पर वह हफ्ते के 6 दिन काम को जाता था, जिसके उसे $300 मिलते थे, जिससे वो अपनी दादी को रेंट के नाम पर थोड़े पैसे दे देता था। उस फैक्ट्री में जेब सिर्फ नाइट शिफ्ट को जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब जेब एक लाइब्रेरी में पढ़ रहा था कि एक स्ट्रेंजर आदमी ने जेब के पास एक चिट्ठी फेंकी। जेब ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि 2nd फ्लोर के बाथरूम में आओ, लेट्स हैव सम फन। जेब को यह पढ़कर काफ़ी अजीब और सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि जेब वह सब कुछ भूल चुका था। लास्ट उसने स्टीवन के साथ वह सब करने के बाद वह वैसे किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आया था। वह उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जेब अब 25 साल का हो चुका था। जेब को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए उसने फिर से वह चिट्ठी पढ़ी, लेकिन जेब तब उस बाथरूम में नहीं गया, बल्कि जल्दी वहाँ से निकलकर घर वापस आ गया और वहाँ पर मास्टरबेशन किया। इसके बाद जेब ने 2 सालों से जो अपनी मास्टरबेशन की आदत कम की थी, अब वह इस इंसिडेंट के बाद ज़्यादा बढ़ गई थी। वह दिन में 4-4 बार मास्टरबेशन करने लगा था और इसी वजह से वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा परेशान रहता था। एक बार उसने साइकेट्रिस्ट को भी बताया। तब साइकेट्रिस्ट ने जेब को सजेस्ट किया कि तुम क्यों ना अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ लो। जेब के लिए किसी पार्टनर को ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। उसे लगता था कि कैसे वह किसी अनजान लड़के को उस चीज़ के लिए अप्रोच करे। कुछ दिन बाद जेब को एक न्यूज़पेपर मिला, जहाँ पर एक जगह का नाम लिखा था, जहाँ कॉइन्स डालकर पोर्न फिल्में देख सकते थे। जब तक कॉइन्स डालोगे तब तक क्लिप चलती रहेगी। जब अब उस जगह अक्सर जाने लगा था। उसने वापस पीना शुरू कर दिया था और चर्च जाना भी छोड़ दिया था। जब सेक्स को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के तरीका मानने लगा था और किसी इंसान को बस एक ऑब्जेक्ट। वह एक ऐसा पार्टनर नहीं चाहता था जो हिले डुले अपनी इच्छा उसको बताए, उससे कोई डिमांड करे। वह बस ये चाहता था कि उसका पार्टनर बेड पर शांत और चुपचाप पड़ा रहे, जेब उसके साथ जो मर्जी करता रहे। जेब की यह फैंटेसी थी, लेकिन जेब को पता था कि ऐसा पार्टनर मिलना काफ़ी मुश्किल था। एक दिन जेब ऐसे ही रास्ते से गुजर रहा था कि उसको एक दुकान में पुतला दिखाई दिया। उसे लगा कि उसके पास भी एक ऐसा ही पुतला होना चाहिए। वह उसी स्टोर के पास रुका। करीब 11:30 बजे वह स्टोर बंद हो गया। इसके बाद जेब उस स्टोर में घुसकर वह पुतला एक बैग में भरकर घर ले आया। यह चीज़ काफ़ी अजीब थी, क्योंकि इसके पहले उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। उसके बाद कई हफ्तों तक जेब उस पुतले के साथ अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी करता था। एक दिन उसकी दादी ने जेब के रूम में वह पुतला देख लिया। जेब को इस बारे में पूछने पर जेब ने बहाना बना लिया, लेकिन जेब को पता चल गया था कि उस पुतले की वजह से उसकी दादी परेशान रहती थी। इसलिए जेब ने वो पुतला तोड़कर कबाड़ में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद जेब का भाई डेविड उसकी दादी को मिलने के लिए आया था। तब वो वहाँ पर 2 दिन रुका। डेविड तब 18 साल का था और जेब 25 का। दोनों एक ही रूम में सोए थे। तब जेब की क्यूरियोसिटी के कारण उसने डेविड के हाथों को छुआ। वह बस इंसान की बॉडी को महसूस करना चाहता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुबह होने पर डेविड ने जेब से इसके बारे में पूछा। इससे जेब को काफ़ी एम्बेरसमेंट होना पड़ा। एक बार फिर जेब के फैंटेसी के कारण उसे शर्मिंदा होना पड़ा था। कुछ दिनों बाद उसे बाथ हाउस जगह के बारे में पता चला, तो स्पेशली होमोसेक्सुअल के लिए थी। जेब वहाँ जाने लगा। लोग वहाँ पर अपनी अजीब अजीब फेटिश पूरी करने आते थे। दोस्तों, मैंने अभी तक आपको पूरी बातें बताई नहीं है। अगर मैं आपको वो बताऊं तो यह वीडियो एज रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। जेब ने भी वह सब ट्राई किया, लेकिन उसे एक चुपचाप बेड पर पड़ा इंसान चाहिए था। वो उसे वहाँ पर नहीं मिला, इसलिए जेब ने उसके लिए एक तरीका ढूंढ लिया। वह जब भी उस जगह जाता था तब वह अपने साथ नींद की गोलियाँ ले जाता था और उसके पार्टनर के डिंग में वह गोलियाँ मिला देता था। जिसके बाद वह इंसान 7-8 घंटों के लिए सो जाता था, जिसके बाद उसके होश में आने तक जेब उसके साथ अपनी फैंटेसीज पूरी करता था। कई दिनों तक वह ऐसे ही बाथ हाउस में जाकर ऐसी चीज़ें दोहराता रहा, लेकिन एक बार जेब ने एक आदमी को इतना ज़्यादा पिल्स दे दिया कि वह 2 दिनों तक उठ नहीं पाया, जिसके बाद उस आदमी को 1 हफ्ता हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा था। इस वाक़ये से बाथ हाउस की मैनेजमेंट को जेब के इस तरीके पर रोक लगानी पड़ी और जेब की मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई, जिससे जेब का बाथ हाउस जाना बंद हो गया। लेकिन जेब अब अपने पार्टनर्स को कम दाम वाले होटल्स में जाकर ड्रग देकर वही चीज़ें करता था। जब उसका पार्टनर होश में होता था तब जेब की एनर्जी डाउन रहती थी, लेकिन जैसे ही वह बेहोश हो जाते थे तब जेब की एनर्जी बढ़ जाती थी। इस दौरान उसे कई बार नींद आ जाती थी, तो वह अपने पार्टनर्स के चेस्ट पर सर रख के सोता था। जब उनके हार्टबीट की आवाज़ें सुनता था, कई बार पेट पर सर रख के पेट के इंटरनल ऑर्गन्स की आवाज़ें सुनता था। उसे वह सुनना पसंद था। एक बार विलियम ब्लेयर नाम का एक लड़का जेब से मिला। विलियम जेब को बाथ हाउस से जानता था। दोनों 3-4 बार एक दूसरे के करीब आ चुके थे। जेब ने उसे एक होटल में बुलाया, जिसके बाद जेब ने वही किया जो वह करता है। उसने विलियम को बेहोश करके अपनी फैंटासीज पूरी की, जिसके कई घंटों बाद जब उसे होश आया तब वह नेक बेड पर पड़ा हुआ था। जब उसने जेब को इस बारे में पूछा तो जेब ने कहा कि तुम कल रात होश में नहीं थे और इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ले आया। विलियम को यह बात कुछ खास हजम नहीं हुई
और शायद इसलिए विलियम जेब के साथ कभी भी अकेले कहीं पर नहीं गया। ऐसे ही कई पार्टनर अब जेब के साथ जाने से परहेज करने लगे थे। जेब अब ज़्यादा ही पोर्न देखने लगा था और अब वह इसका एडिक्ट हो चुका था। जेब इंसान को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखता था, जैसे उसके पास वह पुतला था। जेब को इंसानी धड़कन म्यूजिक की तरह लगती थी। जब जेब को पकड़ा गया तब जेब साइकेट्रिस्ट को हमेशा एक कहानी सुनाता था। एक 18 साल का लड़का था, उसके पड़ोसी की याद डेथ हो जाती है, जिसके बाद वह लड़का उस डेड बॉडी को देखता है, छूता है। अब उस डेड बॉडी को दफनाया जाता है। रात में वह लड़का शमशान जाकर उस डेड बॉडी को निकालने की कोशिश करता है कि तभी उसके पास ही कुत्ते की भौंकने की आवाज़ उसे आती है। पेड़ पर एक आउल की आवाज़ आती है। वह डर के वापस घर चला जाता है। अब यह कहानी सच थी कि झूठी पता नहीं, लेकिन साइकेट्रिक ने बताया कि जेब की यह स्टोरी बस फैंटेसी थी, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। एक दिन जेब ने एक वीडियो टेप ऑर्डर की जिसका नाम फेसेस ऑफ डेथ था। इसमें दुनिया के कई अलग अलग कल्चर्स के डेथ्स को एक्सप्लेन किया गया था। उस वीडियो में एक सीन था जिसमें जंग के दौरान एक सिपाही का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है, जिसके बाद उसकी खोपड़ी खोलकर उसका ब्रेन निकालते हैं। जेब बार बार वही सीन दिखता था। 18 अगस्त 1985 में जेब को एक पुलिस वाले को मिडल फिंगर दिखाने के जुर्म में अरेस्ट किया गया। एक बार जेब शराब पीने गया तब वहाँ एक बारटेंडर से उसने शराब मांगी, लेकिन जेब के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उस बारटेंडर ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। लेकिन जेब इससे गुस्सा हो गया और उसने टोकन्स बारटेंडर पर फेंक कर मारे और कहा कि तुम मुझे शराब नहीं दोगी तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। जिसके बाद पुलिस को कॉल करके बुलाया गया, लेकिन पुलिस के आने के बाद भी जेब और ज़्यादा तमाशा करने लगा, जिससे उसे देर रात तक पुलिस कस्टडी में रखा गया था। 8 दिसंबर 1986 में जेब को एक पुल के नीचे एक 12 साल के लड़के ने मास्टरबेट करते हुए देख लिया था। जिसके बाद उस लड़के ने यह बात पुलिस को बताई और जेब को फिर से अरेस्ट किया गया था। जिसके बाद जेब ने कहा था कि मैं वहाँ पर बस पेशाब कर रहा था, लेकिन जेब को इसकी भारी कीमत चुकाकर एक शर्त पर छोड़ा गया कि जेब किसी सेक्सुअल साइकेट्रिक के पास जाकर अपना इलाज करवाए। जब साइकेट्रिक ने उसे एग्जामिन किया तब पता चला कि जेब अंदर से अकेला महसूस करता है। उसके पेरेंट्स के डाइवोर्स से वो ज़्यादा हर्ट हुआ था। दूसरी बार यही दर्द उसने तब महसूस किया जब उसके डॉग फ्रिस्की की डेथ हुई थी। जेब के दिमाग में हमेशा ही अजीब थॉट्स घूमते रहते थे और अकेलेपन से इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता था और वही थॉट्स उस पर हावी हो जाते थे। और समय के साथ वह थॉट्स इतने हावी हो गए कि जेब को वो कंट्रोल करने लगे। जेब की खुद की लाइफ वेस्ट थी, उसके लाइफ में कुछ करने लायक नहीं था और इसलिए वह बाकी की लाइफ भी वैसे ही करने की सोचता था। उसका सेल्फ सेंटरनेस उसकी माँ से उसमें आया था। अपने पार्टनर्स को बेहोश करके वह खुद की मौजूदगी बयां करता था, खुद की इंपॉर्टेंस जताता था। वह रियल लाइफ में कुछ भी नहीं था, वो बस अकेला इंसान जो समाज के नीति नियमों में फिट नहीं बैठता हो। ऐसे लोग खुद में ज्वालामुखी पाले रहते हैं जो कभी भी फट सकता है। जेब के केस में बिल्कुल यही था। डॉक्टर्स को तब भले ही न पता हो, पर जेब को पता था कि वह कितना खतरनाक हो सकता है। उसने 9 साल पहले एक आदमी की हत्या की थी जो किसी को भी पता नहीं थी। जेब अपने साइकेट्रिक सेशन के लिए पैसे नहीं देना चाहता था। जेब का मानना था कि अगर कोर्ट ने मुझे ये सज़ा दी है तो वही इसके पैसे दे, मैं क्यों दूँ। डॉक्टर ने कई बार नोटिस किया था कि जेब के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है जो उसे अंदर से खा रही है। जब भी वह गुस्सा होता था तो वो इसका दोष अपने माँ बाप का डाइवोर्स बताता था, लेकिन असली सच जेब को ही पता था कि वह स्टीवन की हत्या से परेशान था। उसकी तस्वीरें अभी भी उसके जहन में थी। जेब अपने आधे घंटे के सेशन में भी 15 मिनट बाद अपनी चेयर दूसरी तरफ मोड़ लेता था। डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि जेब बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था और अंत में यह कंक्लूजन निकला गया कि जेब की ज़्यादातर टेंडेंसीज उसे सोशियोपैथ साबित कर रही थी। कुछ लक्षण बता रहे थे कि वो साइकोपैथ है और डॉक्टर्स ने उसकी बीमारी को स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम दिया। Schizoid personality disorder is an uncommon condition in which people avoid social activities and constantly shy away from interaction with others. They also have limited range of emotional expression. मतलब कि ये लोग ज़्यादातर सोशल होना पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं, जस्ट लाइक इंट्रोवर्ट्स। लेकिन इसमें भी कई सारे टर्म्स होते हैं। इस लोगों को अपना इमोशन एक्सप्रेस करने नहीं आता है। कुछ दिनों बाद जेब की मुलाकात स्टीवन टॉमी से हुई। इसके बाद दोनों टैक्सी पकड़कर एम्बेसडर होटल में गए। दूसरे दिन जब जेब नींद से उठा तब वह स्टीवन के ऊपर सोया हुआ था। स्टीवन मर चुका था। उसका सर बेड के एक कोने से लटक रहा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी और वह पसलियाँ जेब के हाथों में थी। स्टीवन के चेस्ट पर दांतों के निशान पड़े हुए थे और जेब के हाथ भी काले नीले पड़े हुए थे। जेब को समझ आ गया था कि यह कत्ल उसी ने किया था। जेब ने कहा था कि उस वक्त वह शॉक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। इतना डर उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। इतने सालों में वह यह सब भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा अचानक यह सब होना यह किसी सदमे से कम नहीं था। जेब ने उस बॉडी के बारे में सोचा
और तुरंत उसने वो बॉडी बेड के नीचे छुपा दी और करीब 5 घंटे तक लगातार सिगरेट पीता रहा। वह उस बॉडी को ठिकाने लगाने की सोच रहा था। जेप अंदाजा लगा रहा था कि यह सब मैंने कब किया। क्लब से आने के बाद हम होटल आए और हमने बहुत सारी ड्रिंक पी। मैंने स्टीवन के ड्रिंक में गोलियां मिलाई, जैसे कि मैं अपने हर पार्टनर के साथ करता हूँ। जिसके बाद हम दोनों ने बहुत मज़े किए। उसके बाद स्टीवन बेहोश हो गया और बाद में मुझे भी नींद आ गई थी। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मैंने उसे मार ही डाला। जेब को सच में कुछ याद नहीं था। जेब को पता नहीं था कि वह किस बात पर इतना अग्रेसिव हो गया था। स्टीवन की पसलियाँ अंदर से टूटी हुई थी और जेब को कुछ आइडिया नहीं था कि उसने ये क्यों और कब किया। लेकिन एक बात साफ थी कि जेब को इंसानी धड़कन सुनना पसंद थी। उसको पेट के अंदर के इंटरनल ऑर्गन सुनना अच्छा लगता था और शायद शराब के नशे में उसने स्टीवन के सीने से उसका हार्ट निकालने की कोशिश करने में उसकी उस पसलियाँ तोड़ दी थी, जिससे स्टीवन की मौत हुई थी। दोपहर के 1 बजे जेब मार्केट गया और वहाँ से एक बड़ा सूटकेस खरीद के ले आया। जिसके बाद स्टीवन की बॉडी उसमें डाल दी और होटल से बाहर आ गया। सूटकेस को नीचे व्हील्स थे, इसलिए उसे स्टीवन की बॉडी बाहर लाने में दिक्कत नहीं हुई। बाहर आने के बाद जेब ने टैक्सी बुलाई और टैक्सी वाले की मदद से उसने वह सूटकेस टैक्सी की डिक्की में रख दी। उसके बाद टैक्सी ने उसे जेब के दादी के घर ड्रॉप कर दिया। घर आने के बाद जेब ने वह सूटकेस एक कोने में रख दी। इसके बाद करीब 1 हफ्ते तक वह सूटकेस वहीं पड़ी रही। उस 1 हफ्ते में जेब को बिल्कुल नींद नहीं आई। 1 हफ्ते बाद जेब ने मार्केट में जाकर एक बड़ा सा चाकू खरीद के लाया। इसके बाद उसने स्टीवन की बॉडी काटना शुरू कर दी। उस पूरी बॉडी को काटने के लिए उसे 2 घंटे लगे। इसके बाद उसने रूम में फ्रेशनर मारकर गंध को कम कर दिया। उसने सभी टुकड़े प्लास्टिक बैग में भर लिए, लेकिन स्टीवन की खोपड़ी उसने अपने पास रख ली। उसके कई दिनों तक वह उस खोपड़ी को देखकर मास्टरबेट करता था। बाद में उसने उस खोपड़ी को फेंक दी थी। जेब के थॉट्स उसे ईविल से जोड़ रहे थे। वो खुद ये मानता था कि वह तब ईविल बन चुका था। डॉक्टर्स का कहना था कि उसके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस था और इसी वजह से वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। जेब कहता था कि क्या मेरे ऊपर किसी शैतानी शक्ति का प्रभाव है? लेकिन मैंने बाइबल में पढ़ा है कि शैतान हमारे बीच में ही रहता है। क्या यह सच है? क्या बाइबल में मेरे जैसे इंसान को ही शैतान कहा गया है? यह सच है कि कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन एक शक्ति मुझ पर हावी हो जाती है और ऐसे में मैं ऐसे काम कर देता हूँ। उस होटल में स्टीवन का कत्ल भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि 2 महीने बाद मैंने फिर से वही दोहराया था। 2 महीने बाद फिर से उसी शैतान ने मुझे जकड़ लिया था। जब भी मेरे विक्टिम मेरे पास आए, मैं वह दोहराता गया, जैसे कोई शक्ति मेरे शिकार मेरे पास खुद ला रही हो। डॉक्टर्स का कहना था कि शैतान खुद पर हावी होना यह कुछ ज़्यादा अनकॉमन थॉट्स नहीं है, क्योंकि कई बार इंसान खुद की करतूतों को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है, खुद की नज़र में गिल्टी फील न कर सके इसलिए। जेब को शराब पीने की लत थी। वह नशे में इतना चूर हो जाता था कि उसका खुद पर काबू नहीं होता था। इसी वजह से वो डिप्रेशन में भी था। और दूसरा, जेब की सेक्सुअल फैंटेसीज अननेचुरल थी और मोस्ट ऑफ द फैंटेसीज अननेचुरल ही होती है। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस फैंटेसीज को रियलिटी में बदलने की कोशिश करते हैं और इसी फैंटेसीज के चक्कर में लोग बुरे काम कर जाते हैं, जैसे कि टेड बंडी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। टेड बंडी को जब डेथ सेंटेंस सुनाया गया था तब उसने यह कहा था कि आप लोग उसे मौत की सज़ा सुना रहे हो जो यहाँ पर है ही नहीं। वह रेपिस्ट, वह मर्डरर कोई और है, मैं वह इंसान नहीं हूँ, वह भी इस शरीर में नहीं है। ये उसके लास्ट वर्ड्स ने पूरे कोर्ट को हिला कर रख दिया था। कई बार हमारे थॉट्स हम पर हावी हो जाते हैं और हमसे वो चीज़ें करवाते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। जबकि केस में शायद यही हो रहा था और शायद इसलिए कहते हैं कि हर इंसान में कहीं ना कहीं शैतान बसा होता है। हर एक मर्डर करने वाला, क्राइम करने वाला में एक कमजोर फैक्ट होता है कि वह खुद को किसी इविल फोर्स से पोजेस्ड है, ऐसा बताता है। स्टीवन के हत्या के बाद जब अपने साइकेट्रिक सेशन को भी स्किप करने लगा था और जब भी वह उन सेशन में जाता था तब अचानक से पैनिक हो जाता था। 17 जनवरी 1988 को जेब की मुलाकात जेम डेस्टर से हुई। जेब ने पहले भी उसे देखा था, शायद किसी गे बार में, लेकिन यह बात जेम्स के परिवार को पता नहीं थी। जेब ने उसे तुरंत अप्रोच किया और उसे $50 ऑफर करके कहा कि चलो मेरे घर चलकर मज़े करेंगे। इसके बाद दोनों टैक्सी में बैठकर चल दिए। जेम्स 17 साल का था। जेम्स ने कहा कि मैं अपने लिए साथी ढूंढ रहा हूँ और तुम मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लोगे। जेब भी अपने लिए पार्टनर ही ढूंढ रहा था, लेकिन जेब के इरादे जेम्स से अलग थे। घर पहुँचने के बाद दोनों ने काफ़ी इंजॉय किया। करीब 1 घंटा एक दूसरे के साथ बिताने के बाद जेब उसे अपने घर के बेसमेंट में ले गया। जेब उसकी बॉडी को एंजॉय कर रहा था और यही इंजॉयमेंट वो अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहता था। जेम्स को कुछ भी एहसास नहीं था कि जेब उसके साथ क्या करने वाला है। सुबह के करीब 4 बजे जेम्स ने कहा कि मैं अब थोड़ा सो लेता हूँ, सुबह होने से पहले मुझे वापस घर लौटना होगा। इसके बाद जेब ने उसके लिए ड्रिंक तैयार की जिसमें उसने कुछ स्लीपिंग पिल्स डाल दी। करीब आधे घंटे तक दोनों एक दूसरे को किस करते रहे, जिसके बाद गोलियों ने असर दिखाना शुरू कर दिया था।
जेम्स जेब्स के बाहों में ही सोया था। फिर जेब कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि मेरी दादी अब जागने वाली है और फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। और जिसके बाद जेब ने उसका गला घोटकर उसे मार दिया। बाद में उसने ऊपर आकर अपनी दादी के साथ ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद जेब अपनी दादी के चर्च जाने का वेट कर रहा था। उस दिन संडे था। जब उसकी दादी चर्च गई तब जेब ने जेम्स की डेड बॉडी ऊपर अपने बेडरूम में लाई। वहाँ पर भी उसने अपनी फैंटेसीज पूरी की। जेब उस वीक में पूरे दिन काम पर जाता रहा। इस दौरान वह उस हफ्ते में 3 बार बेसमेंट में गया था और वही चीज़ें उस लाश के साथ दोहरा रहा था। 3-4 दिन बाद उसकी दादी को उस लाश की स्मेल आना शुरू हुई। तब जेब ने कहा कि शायद बेसमेंट में कोई चूहा मर गया है। संडे को मैं बेसमेंट साफ कर दूंगा। और संडे को उसने उस लाश को भी बाकी लाशों की तरह काट कर थैलियों में भर दिया और उसने फिर जेम्स की खोपड़ी भी अपने पास रख ली। जेब ने जेम्स की हड्डियों को हथौड़े से कूट कर बारीक कर दिया और बेसमेंट की खिड़की पर एक न्यूज़पेपर में छुपा दिया। अगले दिन मंडे को उसने काम से छुट्टी ली और जेम्स का सर उसने बॉल्ड केमिकल में उसकी चमड़ी निकालने के लिए रख दिया। जिसके बाद जेब अपने साइकेट्रिस्ट के पास गया। वहाँ से लौटने के बाद उसने उस खोपड़ी को अपने ड्रावर में रख दिया। जिसके बाद 2 हफ्तों तक जेब उस खोपड़ी को बाहर निकालकर यह महसूस करता था कि जैसे जेम्स की रूह अभी भी वहाँ मौजूद है। उसने सभी जिनको उसने मारा था उनकी खोपड़ियाँ एक जगह पर रख कर उस जगह को वह टेम्पल जैसा फील करता था, मतलब किसी तरह के मंदिर जैसा मानता था। वो मानता था कि वह सभी लोग वहीं पर हैं, लेकिन बाद में वह खोपड़ियाँ तोड़ देता था जिससे मरने वाले का नामो निशान मिट जाए। जेब के डिज़ायर्स कम नहीं होने वाले थे बल्कि समय के साथ और बढ़ रहे थे। 27 मार्च 1988 को जेब की मुलाकात रिचर्ड गोरेरो से हुई। वह 30 साल का था और रात के 2 बजे एक बार में उसे मिला था। जेब ने उसे $50 ऑफर किए और कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। जिसके बाद रिचर्ड ने उसके साथ जाने के लिए हाँ कर दी। जिसके बाद दोनों टैक्सी पकड़कर घर आए। जेब की दादी सो रही थी इसलिए वह जेब के बेडरूम में गए और थोड़ी देर साथ में बिताए। 2 घंटे बाद जेब ने फिर से कत्ल करने का मन बना लिया था। उसने वापस वही ड्रिंक रिचर्ड को देकर जब वो सो रहा था तब उसका गला घोटकर उसे मौत की नींद सुला दी। जेब एक्चुअल में कत्ल करना एंजॉय नहीं करता था, यह उसका प्यार जताने का तरीका बन चुका था। कत्ल करने के बाद जेब ने उस लाश के साथ अपनी फैंटेसीज पूरी की। इसके बाद सुबह अपनी दादी के साथ ब्रेकफास्ट किया। उस हफ्ते वह संडे का इंतज़ार कर रहा था। उसने वह दिन फिक्स कर लिया था क्योंकि उसी दिन उसकी दादी चढ़ जाती थी और जेब को उसके विक्टिम की बॉडी को डिसमेंबर करने का टाइम मिलता था। वह हर बार विक्टिम का सर कई महीनों तक अपने साथ ही रखता था। कुछ महीने बाद एक क्लब के आगे 25 साल का रोनाल्ड फ्लावर्स, जो एक हैंडसम ब्लैक मैन था, उसे दिखा। जेब ने उसे अपनी टैक्सी शेयर करने की बात की। रोनाल्ड ने उसे हाँ कर दिया। उस वक्त रोनाल्ड नशे में था। उसकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे जिससे वो थोड़ा डिप्रेसिव इंसान मालूम पड़ रहा था और थोड़ा बोरिंग टाइप भी था। जब उसे अपनी दादी के घर ले गया तब रोनाल्ड को उसके घर के पास कोई गाड़ी नहीं दिखी। उसे शक हो गया था कि जेब ने उसे बताया था कि उसके पास कार है और वह उसे बाद में कार से ड्रॉप कर देगा, लेकिन रोनाल्ड ने तब उसे कुछ पूछा नहीं। जब वो घर के अंदर गए तब जेब की दादी ने पूछा कि जेब, क्या वो तुम हो? जेब ने तुरंत जवाब दिया, हाँ दादी, किचन में कॉफ़ी बना रहा हूँ। रोनाल्ड उस घर से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना चाहता था क्योंकि वह सब उसे बहुत अजीब लग रहा था। जेब भी नर्वस ही था, उसके हाथ काँप रहे थे। थोड़ी देर बाद रोनाल्ड को ज़्यादा ही चढ़ गई थी इसलिए वह वहीं पर सो गया। उसके बाद जब वह होश में आया तो वह एक हॉस्पिटल में था। उसे 2 दिन बाद होश आया था। उसको ना तो ड्रग दिया गया था और ना ही सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था, पर उसके जेब से $200 गायब थे और उसकी वॉच भी गायब थी। दोस्तों, पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको स्टोरी समझ आ रही होगी। पार्ट 3 के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया या आप न्यू हो तो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर सकते हैं। हमारी मुलाकात जल्द ही पार्ट 3 में होगी, तो मैं आपसे मिलूँगा अगली बार पार्ट 3 में। बट तब तक के लिए